जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। और आज के इस क्लास में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा साथियों आपसे, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और इस बार वर्दी पाना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सीधे 23 फरवरी के एग्जाम में देखने को हुबहू मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि मैथ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जीके देखेंगे, उसके बाद हिंदी देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे। तो पहले मैथ के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल। यह जो मैथ है आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है एवं इस टाइप का एक प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं कहूंगा इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए और एग्जाम में प्रश्न को बनाकर आइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका सवाल कह रहा है 12 पुरुष, जो 12 पुरुष है वह एक काज को 18 दिनों में करता है। 12 पुरुष एक काम को 18 दिनों में करता है, तो 6 दिन काम करने के बाद 4 और पुरुष आ जाते हैं, तो उसके जो शेष काज जो बचेगा वह कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आए या ना आए, इसका ऐसा ट्रिक आपको दे देंगे जिसको आप इसको 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा ट्रिक आपको हम दे देंगे। तो ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जब भी इस प्रकार से प्रश्न दिया जाए जिसमें पुरुष और दिनों की बात किया जाए, जिसमें आदमी और दिनों की बात किया जाए और उसमें 4 गो रहे, के गो रहे 4 गो रहे, तो इसको ट्रिक हम शॉर्ट में दे देते हैं। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आपको दिया जाए एक शॉर्ट ट्रिक आपका होता है M1 M1 D1 बट्टा M2 D2। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जो अभी आपको बताएंगे वो आपको सीधा समझ में आएगा। इतना नहीं समझ में आएगा कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 12 पुरुष एक काम को कितना दिनों में करा है, 18 दिनों में करा है। तो 12 गुना 18 लिखेंगे, इतना तो पता आपको चल गया। 12 गुना 18 लिख देंगे, जी गुरुजी इतना तक लिख देंगे। जिनको नहीं बनाने आ रहा है उसके लिए है कि डायरेक्ट वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जिनको आता है फॉर्मूला बैठाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए सबसे पहले ट्रिक टाइप का आपका काम करेगा। 12 पुरुष एक काम को 18 दिनों में, तो 12 गुना 18 कर दीजिएगा बट्टा बट्टा फिर 6 दिन पूछ रहा है तो 6 गुना कितना 4, तो ये आपका हो जाएगा 12 गुने 18 बटा 6 गुने 4। यहां तक तो कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप चलिए छेदनिक 18, छेदनिक 18 चलती है 12, तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 3 गुना 3, तो कितना आ जाएगा 9 दिन आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कितना सेकेंडों में आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सेकेंड के अंदर आप ऐसे प्रश्नों को बनाना सीख गए हैं। ठीक है, आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को आप अपने एग्जाम में सेकेंडों के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तो एक बार लिखिए यस गुरुजी, नहीं समझ में आया तो एक बार और हम रिवीजन करवा देते हैं। 12 पुरुष एक काम को 18 दिनों में करता है, तो 12 गुना 18 कर देंगे बट्टा 6 गुना 4 कह रहा है, नीचे वाला जो कह रहा है उसको नीचे लिख देंगे, बात खत्म है। अब इसको कटकुट कीजिए जो कि आपका आंसर देगा। कटकुट कैसे कर देना है, छेदनिक 18 आपका कटेगा, छेदनिक 18 कटेगा, चलती आई 12 कटेगा, 3 3 आई 9। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल कर रहा है एक शर्ट का अंकित मूल्य, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1280 रुपया। एक शर्ट का अंकित मूल्य जो फिक्स्ड प्राइस है वह 1280 रुपया है। कितना है, 1280 रुपया है। यदि उसे 1000 रुपया में बेच दिया जाता है, यदि उसे 1000 रुपया में बेच दिया जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। छूट प्रतिशत कैसे निकलता है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक आपको बता देंगे जिसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। जैसे में किसी का वस्तु का दाम है 1280 और उसको 1000 रुपया में बेच दिया, तो सबसे पहले जितना बचेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट यानी छूट बराबर निकालेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में डी लिखते हैं, डिस्काउंट छूट को लिखते हैं। 1280 अंकित मूल्य है, 1280 क्या है, अंकित मूल्य है। 1280 क्या है, अंकित मूल्य है और 1000 में बेचता है, तो 1000 माइनस कर देंगे। तो 1280 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, 280 बचेगा। इतना आपका क्लियर हो जाएगा। कितना बचेगा, 280 बचेगा। इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब छूट प्रतिशत निकालना है, तो छूट तो हमारा 280 आ गया कि हमको 280 रुपया छोड़ दिया तो ये छूट आ गया। अब छूट प्रतिशत कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए डी प्रतिशत बराबर छूट जो आता है सबसे पहले उसको 280 गुना में 100, 280 गुना में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत जो निकलता है छूट प्रतिशत का रहा है, जो प्रतिशत निकलता है वह 100 का निकलता है। कितना का निकलता है, 100 का। छूट प्रतिशत बराबर 280 गुना 100, क्योंकि छूट हमारा आ
गया और कितना उसका फिक्स्ड प्राइस कितना था तो 1280 उसको नीचे लिख देंगे। इतना आपका हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। आप काटने का मन है तो काटिए, नहीं तो डायरेक्ट गुना करते हैं। 280 गुना 10 कीजिएगा तो 280 2800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2800। अब बट्टा में कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। अगर आप इसमें भाग देते हैं तो आपका भाग देने के बाद आएगा 21.875 आएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं यह प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको छूट निकालना है, छूट यहाँ पर निकाल लिए। फिर छूट प्रतिशत निकालना है तो छूट प्रतिशत आप यहाँ पर देख सकते हैं, निकाल लिए। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन बताएंगे वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या करें? यदि दो वस्तुओं में से, यदि दो वस्तु है जिसमें प्रत्येक को 990 रुपया में बेचा गया, मतलब दो वस्तु है, दोनों को कितना में बेचा गया? 990 रुपया में बेचा गया। यदि उस पर 10% का लाभ होता है, यदि उस पर 10% का क्या होता है? लाभ होता है और 10% का हानि होता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या करा। यदि दो वस्तु है, दोनों को 990 रुपया में बेचा गया और उस पर 10% का लाभ और 10% का हानि होता है, 10% का लाभ और 10% का हानि होता है, तो उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा? माने उस व्यक्ति को कितना परसेंट लाभ होगा या कितना परसेंट हानि होगा, ये आपका सवाल करा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बनाना कैसे, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, सीधे आपके एग्जाम में सवाल आएगा। अगर ऐसा सवाल जब भी आता है तो कैसे आपको ज्ञात करना है, देखिए। सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? 10% का लाभ, 10% का हानि हो रहा है। 10% का लाभ है और 10% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक को याद करेंगे, 100 बटा 100। 100 बटा क्या याद करेंगे? 100। 100 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक्स का मान आपका क्या लेना है? एक्स का मान आपको 10 लाभ वाला आपको लेना है, ठीक है ना? तो एक्स का मान हम लोग कितना, या दोनों सेम ही है तो दोनों ले लीजिए, दोनों सेम ही है तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना? तो चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, तो 10 लिख देंगे, 10 का स्क्वायर। 10 एक्स का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर बटा में 100। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 100 होता है। 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा? खत्म। तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आ जाएगा? 1 आएगा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? उसका कुल लाभ पूछ रहा है या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। कुल लाभ पूछ रहा है तो कुल लाभ आपका कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि देखिए हिंदी का आपका सवाल यहाँ पर बताया गया है। हिंदी में आपका ऐसा सवाल आता है, तो हिंदी में भी हम लोग सवाल देख लेंगे। उससे पहले जीके के सवाल को देख लेते हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल आपका कह रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कला क्षेत्र शैली से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो कला क्षेत्र शैली से संबंधित है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो कला क्षेत्र शैली से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ये आपका किससे संबंधित होगा? भरतनाट्यम से संबंधित होगा। ये आपका किससे संबंधित होगा? भरतनाट्यम से संबंधित होगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कहाँ में सबसे पहले शुरू हुआ था? तो ये आपका चेन्नई में शुरू किया गया था। ये कहाँ में शुरू किया गया था? चेन्नई में सबसे पहले आपका ये वाला कला क्षेत्र शैली शुरू किया गया था। भरतनाट्यम मतलब ये क्षेत्र के नृत्य के अंतर्गत आता है और ये चेन्नई में शुरू किया गया था, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कौन सा सवाल कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, नृत्य से आपके एग्जाम में 3 सवाल पूछे जाते हैं। 3 से 4 सवाल लगभग में, कभी 3 सवाल हो गया तो कभी 4 सवाल हो गया, ऐसे रेशियो में आपके एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो कथक पूछेगा। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक आपका कहाँ का हो जाता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का हो जाता है, ठीक है? कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। और यह पूछा जाता है कथक किस, मतलब भारत के किस क्षेत्र में कथक शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, ठीक है ना? तो ये आपका उत्तर भारत का हो जाता है। अभी आपको हम पिछले क्लास में ये बताए थे, बहुत ही अच्छा तरह से उत्तर भारत में मनाया जाता है। ये जो कथक है वो भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो उत्तर भारत क्षेत्र में मनाया जाता है, जो कि यूपी में स्थित है। कथक किस राज्य का
लोक नृत्य है, यूपी का है और यह मनाया कहाँ जाता है तो उत्तर भारत क्षेत्र में मनाया जाता है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। उसके बाद मोहिनी अट्टम को देख लेंगे। मोहिनी अट्टम मोहता कहाँ का लोग है तो केरल को केरल का जो लोग है वो सभी को मोह लेता है। ऐसे ट्रिक आपको याद रखना है, केरल के लोग सबको मोह लेता है, यानी मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। उसी प्रकार से कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी कौन खाता है तो आंध्र लोग खाता है कच्चा पूड़ी, तो कुचिपुड़ी से क्या याद करेंगे? आंध्र लोग खाता है तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी का लोक नृत्य कौन सा, मतलब कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तीनों का याद रखिएगा फिर से। कथक कहाँ का होगा? कथक उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल क्लियर। उत्तर प्रदेश का कथक होगा। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? कथक, बिल्कुल क्लियर है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हो तो आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप वास्तव में एक सीट पक्की करना चाहते हो और इस बार वर्दी लेना चाहते हो और माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आज से लेकर 23 फरवरी तक जी जान लगा देना है, ठीक है ना? यानी 23 फरवरी से आपका तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो जी जान लगा देना है, एकदम वर्दी ले लेना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 23 फरवरी तक इस चैनल पर आपको ऐसा क्लास दिया जाएगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न लड़वाएगा, ठीक है ना? यह जो प्रश्न आपको बता रहे हैं यहाँ से 3 नंबर आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से सही होगा। अगर आप अच्छे से निरीत की तैयारी करके जाते हैं तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका सही होगा। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह जो चैनल है आपका दोस्त और आपका बड़े भैया की तरह आपके पीछे खड़ा रहेगा, जो आपके एग्जाम तक सपोर्ट में रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है? चलिए अगला नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल क्या है? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा गया है। ये वाला सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कितना रुपया लगाया था? तो 20 रुपया लगाया था। कितना रुपया अनुमान लगाया था? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना रुपया लगाया था? 20 रुपया लगाया था। एकदम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कब लगाए थे? तो 1968 ईस्वी में लगाए थे, ठीक है ना? यहाँ पर सवाल क्या करा? ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा जो संसद बनाया गया था उसमें सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कब कब बने थे? तो पहला 1892 में बने थे। पहला कब बने थे? 1892 में बने थे और दूसरा कब बने थे? 1895 ईस्वी में बने थे, ठीक है? याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल आपका क्या करें? अगला नंबर जो सवाल है आपके सीधे एग्जाम में छपेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा था? एकदम VVI सवाल है, आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर यही सवाल अनुच्छेद में पूछे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कौन सा मौलिक अधिकार को कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो संवैधानिक उपचारों का जो उपचार है, अधिकार है, उसको ही संविधान का हृदय और क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। सी ऑप्शन याद रखिएगा, आपको बड़ा दिख रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है, ठीक है ना? दोनों को याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसे हॉर्नबिल महोत्सव को हम लोग त्योहारों का त्योहार कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। या त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। हॉर्नबिल महोत्सव किसे कहा जाता है? तो मतलब त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हालांकि आपको सारे उपशास्त्रीय नृत्य आपको बता दिए हैं, और ऐसा नहीं है, महोत्सव से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे में गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, ऐसे पूछता है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो आपका गुजरात का हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट में बताते जाइएगा। जो सवाल आपको आए उसका जवाब कमेंट में देते चलिएगा। विश्व में चावल का उत्पादन भारत का कौन सा स्थान करता है? विश्व में चावल का उत्पादन भारत का कौन सा स्थान करता है? मतलब विश्व में जो चावल का उत्पादन है उसमें भारत का कौन सा स्थान आता है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, द्वितीय आता है। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रथम पर पूछेगा तो प्रथम पर आपका चीन होता है। प्रथम पर कौन सा देश होता है? चीन चावल के उत्पादन करने में सबसे अग्रणी देश है, सबसे आगे देश है। सेकंड में आपका भारत आता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है चावल में, चावल उत्पादन करने में, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। पृथ्वी के किस परत को सीमा सीमा या ब्रैकेट में आपका लिखा है सिलिका और मैग्नीशियम, जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। वहां पर कह रहा है कि सीमा को किस नाम से जाना जाता है? जो पृथ्वी की परत है जिसे हम लोग सीमा कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपको आ रहा है, मेटल नाम को जानते हैं, उसको मेंटल नाम से हम लोग जानते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, देखिए जो पृथ्वी हमारा है वो कई भागों में डिवाइड रहता है। जैसे में नीचे वाले हिस्सा को भूपरपट्टी कहा जाता है, क्रस्ट भी कभी कभी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा कि किस परत को सीमा, जहां पर सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इस परत को हम लोग मेंटल कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग जब इसको भूगोल में पढ़िएगा तो और अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट में करेंगे और आप आंसर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर सीमा जब भी दे देगा सिल्क और मैग्नीशियम, कहाँ पर कौन सा? तो मेंटल, ठीक है। आगे चलिए, 7 नंबर आपका सवाल की क्या कह रहा है? भारतीय राज्य की हु आर द फर्स्ट वोमेन गवर्नमेंट ऑफ एन इंडिया स्टेट। भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसे नाइटेंगल के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा नाइटेंगल किसे कहा जाता है? नाइटिंगल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नाइटिंगल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 8 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। पूछताछ पूछताछ घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? पूछताछ घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? याद रखिएगा, जो पूछताछ घास का मैदान है वह किस देश में पाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका है, ये हंगरी देश में पाया जाता है। ये कहाँ में पाया जाता है? हंगरी देश में। ये आपका कहाँ में पाया जाता है? हंगरी देश में। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछताछ घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो हंगरी देश में पाए जाते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 9 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर भूकंप की तीव्रता नापना है तो उसमें हम लोग किस उपकरण का उपयोग करेंगे? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, जब भी आपका भूकंप का तीव्रता नापना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एक बच्चे का आंसर बैरोमीटर का उपयोग नहीं करेंगे, सिस्मोग्राफ का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? सिस्मोग्राफ का उपयोग करेंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब है 1961
1961 1961 से 1966 1961 से 1966 में तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ था। पहला आपका हुआ था 1951 से 56। आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1951 से 56 था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, ये वाला सवाल का बिल्कुल राइट आंसर तृतीय हो जाएगा। तृतीय में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो गेहूं उत्पादन यानी फसल से है। इसका जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। एकदम इंपोर्टेंट सवाल है, सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। खानवा का जो युद्ध है वह बाबर और राणा संघ के बीच लड़ा गया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अगला नंबर सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो पंचायती राज से संबंधित है, तो भाग 9 हो जाएगा। भाग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाग 9 जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, जिसके कारण आपका मसूड़ा फूलने लगेगा, दांत से खून आने लगेगा। आप याद रखिए, ठीक है। अगला क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, यह सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसके रासायनिक नाम याद था लेकिन यहाँ पर फॉरबिस ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन डी का थोड़ा सा यहाँ पर गायब हो गया है मेरे दिमाग से, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है, 14 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बिल्कुल आपको इंपोर्टेंट से समझना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक कहने का मतलब है गांव में रहने वाले लोगों को लोन देकर उसका विकास करवाने वाला बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। या लोगों को उसकी मदद के लिए लोन देता है, ठीक है ना। तो उसे ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड या ब्रैकेट में इसको क्या बोलते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, नाबार्ड कह सकते हैं। इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय कृषि ग्रामीण विकास से, भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। किस ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। विच प्लेनेट नाउ एज द रेड प्लेनेट, विच प्लेनेट इज नाउ एज द रेड प्लेनेट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। मार्स को क्या कौन सा प्लेनेट कहा जाता है, रेड प्लेनेट या पिंक प्लेनेट किसको कहते हैं। पिंक प्लेनेट किसको हम लोग कहते हैं, तो पिंक प्लेनेट हम लोग मार्स को ही कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट किसको कहते हैं, तो मरकरी को हम लोग स्मॉलेस्ट प्लेनेट कहते हैं। और यहाँ पर शुक्र की बात करें तो शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, या इसको अर्थ का जुड़वा सिस्टर या बहन कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है। ग्रीन प्लेनेट किसको कहा जाता है, तो वरुण को कहता है। सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको सैटर्न, शनि को सैटर्न कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल क्या, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था, बिल्कुल राइट आंसर है। आत्मीय सभा का जो स्थापना किया था वह राजा राम मोहन राय ने किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। बिल्कुल राइट आंसर है। कब किया था, तो 1815 ईस्वी में किए थे। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था, तो 1815 ईस्वी में किया था। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम
मोहन राय ने कब किया था? तो 1815 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था। कहाँ में किया था? कलकत्ता में किया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। आत्मीय सभा का स्थापना सबसे पहले तो 1815 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। ये दोनों पहले याद रखिए। 1815 में कलकत्ता में हुआ, किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। अगला नंबर सवाल क्या करें? 17 नंबर सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसे पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसको पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको पहली बार कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका, कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और यह इसको यहाँ पर क्या करा है, मतलब कब गाया गया था ना? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला नंबर सवाल क्या करा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? अनाई मुड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाई मुड्डी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? अन्नामुडी। कौन सा हो जाएगा? अन्नामुडी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। 19 नंबर सवाल है, व्यू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? यानी बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बिहू किस राज्य का फेमस यानी प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा असम का। असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा? बिहू हो जाएगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार से ओडिशा का ओडिया हो जाता है, बिहार का नौटंकी हो जाता है, बिहार का नौटंकी हो गया, झिझिया हो गया, ये सब आपका बिहार का होता है। अगले नंबर सवाल को चलता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन, माने कोई राज्य में राष्ट्रपति अपना शासन लगा सकता है? यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बिल्कुल राइट आंसर है, यह अनुच्छेद 356 के तहत आता है। यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत आता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 की बात करें, अनुच्छेद 352 की बात करें, तो इसके तहत आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? नेशन आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 360 या वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। या किससे आपातकाल से संबंधित? या वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। हालांकि यहाँ पर आपके एग्जाम में जीके जिस मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग स्कोर बताइए, इसके बाद हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल कह रहा है, अगला नंबर सवाल यही कह रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए। अधोलिखित शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। अधोलिखित शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ऊपरी लिखित होगा। क्या हो जाएगा? ऊपरी लिखित। अधोलिखित का मतलब है नीचे लिखना, अधोलिखित का मतलब नीचे लिखना, तो ऊपरी लिखित मतलब ऊपर लिखना। ये ऑप्शन आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। और जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे। यह मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको SCGD लिखकर मैसेज करना है। SCGD लिखकर मैसेज करना है, जहां पर जुड़ने का फायदा आपको क्या होगा? जो भी PDF रहेगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी वैकेंसी आएगा सबसे पहले आपको वहां पता चलेगा, जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको ग्रुप में ही पता चलेगा, क्योंकि ग्रुप में सबसे पहले डाला जाता है। तो जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको SCGD लिखकर मैसेज करना है। इस नंबर पर आपको SCGD लिखकर मैसेज करना है। ठीक है, चलिए। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव का मतलब तत्सम होगा, तद्भव नहीं है तो क्या होगा? तत्सम होगा। दो ही शब्द यहाँ पर बनता है, तद्भव या तत्सम।
तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। केवट, केवट आपका तद्भव है, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, तो केवट आपका तद्भव हो जाएगा, कुम्हार आपका तद्भव हो जाएगा, कोयल आपका तद्भव हो जाएगा, लेकिन कपाट यहाँ पर तद्भव नहीं होगा, कपाट आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? आगे चलिए। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर आपका सवाल है विप्र। विप्र शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द चुने। विप्र, विप्र, विप्र का उचित पर्यायवाची शब्द चुने, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर और है ना? तो विप्र का उचित पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विप्र का क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। विप्र मतलब ये सब हो सकता है, क्षुद्र, मतलब विप्र का उचित पर्यायवाची शब्द चुना है, तो ये निर्धन नहीं होगा, धनी नहीं होगा, सैनिक नहीं होगा। विप्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह ब्राह्मण होगा। विप्र को हम लोग ब्राह्मण बोल सकते हैं, ठीक है? आगे चलिए। ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ऐसे सवाल पूछा गया है। दो संख्याओं को 3:4 के अनुपात में, दो संख्या जो है वह 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है एवं उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो दो संख्या 3 और कितना है? 4 है। इसके बराबर फॉर्मूला होता है ए गुना बी बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है? तो ए गुना बी, तो 3 गुना 4 बराबर एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम, तो एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम हमको निकालना है तो छोड़ देंगे, और एचसीएफ आपका 4 है। तो यहाँ से 4 से 4 खत्म, 4 से 4 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा? खत्म। यहाँ पर थोड़ा सा बिग मिस्टेक आपका हो रहा है, ठीक है ना? सवाल ऐसे नहीं रहना चाहिए था। जैसे में यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है, ठीक है? तो एक क्लियर है, तो ये अनुपात में जो रहता है वो एक्स के रूप में रहता है, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक है? बराबर में एचसीएफ आपका 4 दिया है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम हम लोग लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका सवाल हो गया, ठीक है? तो 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पर आएगा 3x², 3x² यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए, जो लघुत्तम समापवर्तक आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हालाँकि यहाँ पर ऑप्शन में आपका नहीं दे रहा है, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको देखेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करके लाएँगे, ठीक है? अगर आपसे हो रहा है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, सॉल्व करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।